जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कैफेट लेक्चर नंबर 75। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, होम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। आपको कोड ऑफ एथिक्स के लास्ट असाइनमेंट दी गई थी, कुछ क्वेश्चंस उनको डिस्कस करेंगे क्लास में, और फिर नेक्स्ट चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे आज हम, जो रिलेट करता है इंगेजमेंट लेटर से। तो उसका एक कंसेप्ट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2। 1 अभी मैं नहीं करवा रहा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 करवा रहा हूँ। इसके बाद फिर हम 1 की तरफ चलेंगे। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है हमारा इंगेजमेंट लेटर। ये क्या होता है एंड इट्स कंटेंट्स, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9C। 9C में कोई प्रॉब्लम? 9C में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा डिस्कस द थ्रेड्स। थ्रेड से पता चल गया कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है। डेट में बी इन्वॉल्व एंड रिलेटेड सेफगार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अगर किसी सिचुएशन में सिग्निफिकेंस, खुद से नहीं पूछा, अगर किसी सिचुएशन में सिग्निफिकेंस के पॉइंट हैं क्या हमें मेंशन करने चाहिए? बिल्कुल मेंशन करने चाहिए। क्या कह रहा है विंडोज लिमिटेड WL ऑडिट क्लाइंट ऑफ योर फर्म हैज अप्रोच्ड द टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ योर फर्म टू रिव्यू द इनकम टैक्स रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय WL। वो कह रहा है कि जी आप हमारी इनकम टैक्स रिटर्न को रिव्यू कर दें। ठीक है, हमारा ऑडिट क्लाइंट हमसे ही, हमारी फर्म से ही, हालांकि डिपार्टमेंट दूसरा लेकिन फर्म तो सेम है ना, हमारी फर्म से आके ये चाह रहा है कि हम उसकी टैक्स रिटर्न को रिव्यू कर दें। क्या कोई प्रॉब्लम है, थ्रेट है इसमें? नहीं, इसमें कोई थ्रेट अराइज नहीं होता। सेल्फ रिव्यू थ्रेट इस सिचुएशन में राइज क्यों नहीं होता? क्योंकि ये टैक्स रिटर्न FBR ने इंडिपेंडेंटली इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, प्रोवाइडेड कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट एक्सेप्ट करे सारी टैक्स रिटर्न की। ठीक है, इसमें कोई, आपको पूरे कोड ऑफ एथिक्स में एक ही सिचुएशन बताई थी जिसमें थ्रेट राइज नहीं होता, और वो सिचुएशन कौन सी थी? ये टैक्स रिटर्न वाले। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ये टैक्स डिस्प्यूट वाला केस तो नहीं है? डिस्प्यूट वाला केस नहीं है। और ये कैलकुलेशन ऑफ टैक्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का केस तो नहीं है? क्या ये बिल्कुल, ये टैक्स रिटर्न की बात हो रही है, टैक्स एंट्रीज की बात नहीं हो रही। टैक्स एंट्रीज जो रिकॉर्ड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनकी बात नहीं हो रही, वो केस अलग है, उसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है। ये किसकी बात हो रही है? टैक्स रिटर्न की। तो इसमें कोई थ्रेट राइज नहीं होता, प्रोवाइडेड मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे टैक्स रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, डिस्कस द कैटेगरीज ऑफ थ्रेट एंड रिलेटेड सेफगार्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। बहुत सी सिचुएशन थी, हमने सिर्फ रेलिवेंट जो कल हमने पढ़ा होम असाइनमेंट उसी को डिस्कस कर रहे हैं। एन अनलिस्टेड ऑडिट क्लाइंट व्हिच हैज रिसेंटली बीन इनकॉर्पोरेटेड हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू असिस्ट द फाइनेंस डिपार्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट क्लाइंट है और अनलिस्टेड है। हाँ बिल्कुल, थ्रेट बताएंगे कौन सा थ्रेट राइज होता है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है। ठीक है, आप इसको लेकिन सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या प्रोवाइडिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट क्रिएट्स सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के 2 लफ्ज नहीं लिख देने, ताकि पता चले कि किस इंफॉर्मेशन से आप इस नतीजे पे पहुंचे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया। अब बताइए कि हमें क्या इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं। हाँ, रूटीन और मैकेनिकल नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसमें ये एग्जांपल भी थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट को प्रिपेयर करके ना, प्रोवाइडेड डिसीजन मेकिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं लेनी, ये लिखा हुआ था ना। हाँ जी, तो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की सर्विस क्लाइंट को, अनलिस्टेड क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। सेफगार्ड्स क्या थे? सेफगार्ड्स क्या थे? क्या ये काम कर सकते हैं? कौन सा काम? पता ही नहीं इनको। रिपेयरिंग का काम, रिपेयरिंग का काम, प्रिपेयरिंग, क्या प्रिपेयरिंग का काम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सेफगार्ड क्या हुए? सेफगार्ड बताओ ना, बताने का शौक था ना आंसर, उससे पूछ रहा तुम बता रहे हो तो पूरा आंसर तो बताओ। क्या सेफगार्ड?
सेफगार्ड क्या है? क्यों नहीं याद? कल पढ़ाई नहीं थे मैंने? क्या सेफगार्ड है? ये हाल है आपका, ये हाल है। और आई क्या पास करेगा है? ये इनके पास क्लाइंट आएगा ना, ये फौरन कहेंगे कोई सेफगार्ड नहीं, आओ मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। बनाएगा आई क्या पैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट? बनाने चाहिए, लेकिन ये भाई अभी टाइम है, मेहनत करेंगे इंशाल्लाह और अपने आप को इस काबिल बनाएंगे। आई कैप फखर से कहेगा ये ही तो स्टूडेंट इसको मैं ढूंढ रहा था, इसी को तो मैं चार्टर्ड, इसी ने तो लीड करना है हमारी इंडस्ट्री को। जी भाई अच्छा, मैं भी कोई कौन सा ऐसा क्रिटिकल कंसेप्ट आ गया है, सारे अलर्ट हो गए जी। जी भाई सेफगार्ड खुदा का होकर बता दे यार। डिफरेंट टीम्स का यूज करें यूजिंग प्रोफेशन हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एप्रोप्रिएट रिव्यू। सिंपल सेफगार्ड्स हैं, वो तक नहीं याद किया आपने। टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज में और इसमें क्या फर्क है? टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज का भी केस था ना। दो सेंटेंस बोल रहा हूं, आपने दोनों में फर्क ढूंढना है। पहला सेंटेंस, क्लाइंट हैज आस्क्ड फर्म टू प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस, क्लाइंट हैज आस्क्ड फर्म टू प्रोवाइड हिम स्टाफ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरे वाला टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज की बात कर रहा है। जब वो हम फर्म से रिक्वेस्ट ये करें कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सर्विसेज का केस है। और जब फर्म से कहे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बना के दो, बना मैं खुद लूंगा, आप अपने बंदे भेज दो। अब जाहिर है बंदे जो उनसे क्या काम करवाएगा, बिजनेस थोड़ी करवाएगा, उनको ये थोड़ी कहेगा हमारी प्रोडक्ट, हमें एक ही काम आता है फर्म वालों को, अकाउंटिंग का या ऑडिट का या टैक्स का, तो वो यही काम करवाएगा ना कि प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही करवाएगा। लेकिन अब की बार वो हमसे ये नहीं कह रहा आप बना के दो, कह रहा मैं खुद बना लूंगा, आप क्या करो बंदे भेजो। यहां पे बंदे मंगवाए उसने नहीं मंगवाए, उसने कहा डायरेक्ट खुद ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दो, ठीक है। फर्म टू असिस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी क्लियर। यहां पे स्टाफ मंगवाने की बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट 60, मुस्तंसर इज द ऑडिट मैनेजर रिक्वायरमेंट। चले briefly describe the guidelines contained in the ICAP's code of ethics and the extent of support that can be offered by the auditors in the above situation। कोड ऑफ एथिक्स में गाइडलाइन बताइए क्या लिखी हुई है और बताइए क्या किस हद तक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, किस हद तक। हम पहले केस तो जान लें, केस का तो अभी हमें नहीं पता ना कौन सी सिचुएशन है। कह रहा है मुस्तंसर इज द ऑडिट मैनेजर ऑफ ए टीम एंगेज्ड ऑन द ऑडिट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। हमने इसको अनलिस्टेड कर लिया, आईकैप की बुक में यही क्वेश्चन है ना, उसमें शायद लिस्टेड लिखा हुआ है, तो लिस्टेड का तो उधर ही आंसर खत्म हो जाता है। क्या लिस्टेड को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमने इसको अनलिस्टेड कर दिया ताकि क्वेश्चन तो बचे। ड्यूरिंग इनिशियल डिस्कशन विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द कंपनी, he was informed that depressed economic conditions have badly affected the company and its liquidity। डिप्रेस्ड इकोनॉमिक कंडीशंस है, गोइंग कंसर्न की बात मेरे जहन में आ गई। अगर मैंने रिक्वायरमेंट ना पढ़ी होती तो आ जाती, क्योंकि रिक्वायरमेंट से मुझे पता चल गया इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं पूछ रहा, कोड ऑफ एथिक्स पूछ रहा है। Depressed have badly affected the company and its liquidity. Due to uncertainty about the future of the company, certain key employees have left, including several staff members of accounting and finance department। गौर से सुनिएगा इसके आगे क्या कह रहा है, क्या हमसे बंदे मंगवा रहा है या हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपने खुद बताना है। Consequently, the accounting records are in a bad shape and the management is making efforts to complete the draft accounts quickly. He therefore requested Mustansar to carry out necessary accounting work and to help prepare the annual financial statement at a fee to be agreed mutually।
मुस्तनसर को कह रहा है रिक्वेस्टेड, ये सबसे अहम बात यही है जिससे केस डिसाइड होगा। मुस्तनसर ही रिक्वेस्टेड मुस्तनसर टू कैरी आउट नेसेसरी अकाउंटिंग वर्क एंड टू हेल्प प्रिपेयर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट अ फी टू बी एग्रीड म्यूचुअली। बुक कीपिंग सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर रहा है, अकाउंटिंग सर्विसेज की रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कि आप हमें असिस्ट करें। असिस्ट करने का मतलब काम सारा आप कर ले, हम साइन कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना लें, हम उसको प्रूव कर देंगे। कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? कोड अनलिस्टेड क्लाइंट है, कोड ऑफ एथिक्स कहता है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड टू अनलिस्टेड क्लाइंट्स। लेकिन थ्रेट राइज होता है, जरूर है, थ्रेट लिखेंगे। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज लिखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज ही तो वो एक्सटेंड है जो प्रोवाइड की जा सकती है। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये क्या, एक्सटेंट ऑफ सपोर्ट दैट कैन बी ऑफर्ड बाय द ऑडिटर, यही तो वो चीज है एग्जाम्पल्स, कि कौन कौन सी सर्विसेज किस हद तक जाके आप सर्विसेज बुक कीपिंग की प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल यही चीज तो बताती है, ठीक है। और फिर इसके बाद सेफगार्ड, वो भी बता दें, क्लियर। इसमें तो पूरा छाप देंगे मैटर, थ्रेट भी, एक्सटेंट ऑफ सर्विसेज भी, सेफगार्ड्स भी। डन? कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए, जब वो टेम्परेरी स्टाफ सर्विस या सेकंडमेंट का केस पूछेगा ना, क्लियरली कहेगा कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है आप अपना स्टाफ मेंबर भेज दीजिए, वो क्लियर होता है। जब आपको लग रहा है 50-50, तो आपने उसे बुक कीपिंग सर्विसेज की तरफ ले आना, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ठीक। नेक्स्ट 18 का 1 and 3 मिस्टर, अच्छा, रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ थ्रेट इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड अबव, आल्सो एक्सप्लेन रिस्पांसिबिलिटी इफ एनी ऑफ द फर्म एंड द कंसर्न्ड मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम। कंसर्न्ड मेंबर ऑफ द ऑडिट टीम की रिस्पांसिबिलिटी क्या हुआ करती है भला? कम्युनिकेट करे फर्म को कोई थ्रेट का, थ्रेट बताने हैं, सेफगार्ड्स भी बताने हैं। ये जो करना रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द फर्म एंड द कंसर्न टीम मेंबर, इससे क्या मुराद है? एक्शन, सेफगार्ड्स, कोर्स ऑफ एक्शन इसी चीज का नाम है। पहला, हाउस ऑफ ए पार्टनर इन द फर्म is a legal consultant and is assisting an audit firm in filing tax return। अब जरा मुझे एक चीज बताइए, पार्टनर डायरेक्ट क्लाइंट के साथ उस थ्रेट में इन्वॉल्व नहीं है, स्पाउस ऑफ पार्टनर इन्वॉल्व है, थ्रेट फिर भी राइज हो जाता है, बिल्कुल राइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थ्रेट की नेचर क्या है? टैक्स रिटर्न। सिचुएशन कौन सी है? टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न में स्पाउस तो दूर की बात है, पार्टनर खुद भी अगर कोई और ऑडिट पार्टनर की बात नहीं कर रहा, कोई और ऑडिट पार्टनर तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं ना कर सकता। फर्म में जो ऑडिट पार्टनर है वो ऑडिट कर रहा है, उसी को कहा गया टैक्स रिटर्न फाइल कर, प्रिपेयर कर दो। वो कर सकता है? कर सकता। नहीं कर सकता। सेपरेट टीम सेफगार्ड पढ़ा नहीं है? सेपरेट टीम का सेफगार्ड नहीं पढ़ा? टीम सेपरेट होनी चाहिए, इससे क्या मुराद है कि जिसने ऑडिट में हिस्सा लिया है वो टैक्स रिटर्न वाली जॉब पे फर्म वही कर सकती है, और टीम तो सेपरेट होनी चाहिए, टीम तो सेपरेट। तो अगर ये पार्टनर वही है ना जो ऑडिट कर रहा है, टैक्स रिटर्न में कोई थ्रेट नहीं होता, लेकिन स्टिल सेफगार्ड। अच्छा, नहीं, हाँ, सॉरी, नहीं, मैं उधर पहुंचा, आप सही कह रहे थे, सही कह, अच्छा यही कहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने एक बात लिखनी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट एक्सेप्ट करा, ठीक। आप सही गुस्सा खा रहे थे, फिर से कर लें, वैसा मिक्स हो गया था, सॉरी, फिर से कर लें। कह रहा स्पॉन्सर ऑफ ए पार्टनर इन द फर्म इज ए लीगल स्पाउस। फिर से दोबारा, कोई बात नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ यह चेक पॉइंट लग गया था। Spouse of a partner in the firm is a legal consultant and is assisting an audit client of that firm in filing its tax return। तो भाई पार्टनर तो दूर की बात, स्पाउस तो दूर की बात है, पार्टनर भी होता तो टैक्स रिटर्न में थ्रेट राइज
नहीं होता। पार्टनर भी होता, टैक्स रिटर्न में थ्रेट अराइज ऐसा ही है ना, तो पार्टनर नहीं उसके स्पाउस है तो फिर भी नहीं होता। प्रोवाइडेड क्लाइंट एक्सेप्ट करे रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल कुछ भी नहीं पढ़ के आया। क्लियर? आगे चलते हैं। थर्ड, ए मीटिंग ऑफ द सीईओ एंड एबीसी एंड कंपनी लिमिटेड, CEO of ABC and Company Limited and the audit engagement partner was held to discuss draft financial statement of the company for the year ended December 30th, 2009. Serious differences emerged between the two sides on the accounting treatment and the disclosure of certain items, and consequently the CEO informed the engagement partner. differences आए, CEO ने inform किया, क्या inform किया? Unless the auditors agree to the company's point of view, they would not be reappointed for the next year. सबसे अहम लाइन ये है, they would not be reappointed for the, कौन सा थ्रेट है? सिचुएशन कौन सी है? सिचुएशन एक्चुअल और थ्रेटेंड लिटिगेशन, धमकी दे रहे हैं, धमकी, हालांकि लिटिगेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन धमकी है। कौन सा थ्रेट था? इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेफगार्ड्स क्या है? एक तो ऐसे इसमें इंटेग्रिटी डाउटफुल है ना, तो जो पार्टनर को डरा धमका रहे हैं वो अपने स्टाफ के साथ क्या सलूक करते होंगे? उनको कहते होंगे भाई कर 2 नंबरी, कर 2 नंबरी। कोई बंदा एम्प्लॉय कहता है मैंने नहीं करनी, तब वो पार्टनर कह रहे हैं हमने पार्टनर को नहीं छोड़ा, ऑडिटर को नहीं छोड़ा अपने, उनको हमने चेंज कर दिया, तुम क्या चीज हो, चलो कल से ना आना। इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए इस तरह की सिचुएशन में अगर क्लाइंट हमें ऑडिटर को डराए धमकाए तो क्या करना चाहिए? क्लाइंट से कहेंगे भाईजान तुम अगली एजीएम में हमें रिपोर्ट नहीं करोगे, हम आज ही विड्रॉ करते हैं, ऐसी की तैसी, ऐसी सीपी को खुद जवाब दे देना, आई कैप को खुद जवाब देते रहना, हम विड्रॉ कर। और अगर फर्ज कीजिए विड्रॉ नहीं करना, तो फिर आप इंश्योर कर लीजिए कि आपने सारे प्रोसीजर्स अपने पूरे किए हुए हैं, ताकि डायरेक्टर्स एजीएम में ये ना कह सके कि ऑडिट ठीक नहीं करते इसलिए इनको रिमूव कर रहे हैं। हम ये क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करवा के ये इंश्योर कर ले हमने सारे प्रोसीजर्स ठीक परफॉर्म किए हैं, एविडेंस ऑब्टेन कर लिया सफिशिएंट अप्रोप्रिएट, ताकि कल को हमारे खिलाफ वो ये शिकायत लगाए शेयर होल्डर्स को कि ऑडिट ठीक नहीं करते। रेगुलर कोई इंडिपेंडेंट एडवाइस भी ली जा सकती है। बिल्कुल क्लियर। 13 में कोई प्रॉब्लम? 18 नहीं ठीक है जी। अगर टैक्स रिटर्न की जगह लीगल केस हो तो उस सूरत में एडवोकेसी थ्रेट राइज होता, क्लाइंट को लीगल एडवोकेट, वो हमने नहीं पढ़ा एडवोकेसी थ्रेट, लेकिन एडवोकेसी थ्रेट राइज हो रहा है ना। एडवोकेसी थ्रेट में ये एग्जांपल पढ़ी थी, केस इरादा से नहीं पढ़ा हुआ, एडवोकेसी थ्रेट में ये एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर क्लाइंट के बिहाफ पे, ये वैसे केस वो वाला बनता है टैक्स लिटिगेशन वाला, टैक्स लिटिगेशन का केस पढ़ा ना, टैक्स डिस्प्यूट वाला, तो वही अगर टैक्स के अलावा कोई दूसरा केस हो तो है तो वो भी लीगल केस। अगर हम देखें दो केसेस डिफरेंट है, एक है लीगल केस लड़ना क्लाइंट के बिहाफ पे, वो सिचुएशन अलग है, उसमें एडवोकेसी थ्रेट है, और एक है लीगल केस लड़ना क्लाइंट के साथ, क्लाइंट हमारे साथ लड़ा है, हम क्लाइंट के साथ लड़ रहे हैं, ये सिचुएशन, ये भी लीगल केस है, ये सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें कौन सा थ्रेट राइज हो रहा है? इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लियर? ये दोनों सिचुएशन को डिफरेंट रखना है। और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए फिर इसको क्लोज, और इसके साथ ही कोड ऑफ एथिक्स भी खत्म। अब हम स्टार्ट करते हैं, नहीं ये कुछ और काम है हमारा नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं, उधर छोड़ दे नहीं, हम एक दफा कह दिया हमारा काम नहीं है, तो जो हमारा काम है उधर नहीं देखना, जो हमारा काम नहीं है उधर देखना है। इंसान को जिसने मना करे ना, कहता नहीं बाकी बातें बाद में, लेकिन मना क्यों किया, वो तजर्बा तो करके देखें। वालिदैन कहते ना ये काम बच्चों का नहीं करना,
वो कहते हैं नहीं 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 करके देखेंगे, मना क्यों किया था। फिर करने के बाद दूसरों को भी समझा रहे होते हैं ना करना, दूसरे भी उन जैसे होते हैं, कहते हैं हम भी करके देखें, आपने भी तो किया था ये काम, हम भी करके देखेंगे। कोई बात नहीं। तो कंसेप्ट है हमारा एंगेजमेंट लेटर। एंगेजमेंट लेटर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान में? अच्छा, आपको याद है हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ये भाई को याद होगी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज की डेफिनेशन, याद है? ये भाई अगर डेफिनेशन सुना देना, ये वाले भाई, ये भाईजान इधर, ये भाईजान को 1000 का नोट दूंगा, 1000 रुपया। नहीं इधर नहीं, नीचे किताब में नहीं देखना। हाँ जी, नहीं सुना, नहीं ये हाल है। नहीं मैंने अपनी रिस्क असेसमेंट कर ली थी, आप ये ना समझिएगा कि मुझे आगे दे, रिस्क असेसमेंट कर ली थी भाई ने, पता चल गया, लिखा हुआ उनके मुंह पे लिखा हुआ है, और नहीं ऑडिट याद किया, रिवीजन नहीं करते, ये नहीं करते। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज ये हाल क्या है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ये हाल है। ये ले क्या है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज? नहीं, ये ले चलें एक और रेस। आप बता दें प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। रिस्क असेसमेंट है ना, ठीक है भाई, रिस्क असेसमेंट, नो रिस्क। दो चीजें सिर्फ आपने बताने थे, एक फ्रॉम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर इंक्लूडिंग प्री कंडीशंस, और दूसरा एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एग्रीइंग टर्म, तो जब हमने एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए ना, चैप्टर 5 में कर लिए थे, और हमने देख लिया कि हम लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस कर सकते हैं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी है, हम भी इंडिपेंडेंट है, क्लाइंट भी ओके है। अब क्या करना है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है। क्या करना है? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करनी है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या है? एंगेजमेंट लेटर साइन करना है, एंगेजमेंट लेटर साइन करना। वैसे एंगेजमेंट लेटर की बजाय स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करने की बात करता है, इसलिए कि स्टैंडर्ड एक जगह पे कहता है कि ये रिटन फॉर्म में हो, लेटर फॉर्म में हो, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं, लेकिन बेहतर है कि लेटर फॉर्म में, रिटन फॉर्म में आप टर्म्स एग्री कर लें। तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करना या एंगेजमेंट लेटर साइन करना, इसका मतलब एक ही है, क्योंकि एंगेजमेंट लेटर में क्या होगा? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ही होगी, और क्या होना है? रिपोर्ट थोड़ी होनी है, ऑडिट रिपोर्ट तो नहीं होगी, नहीं होगी, लिस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट तो नहीं होगी, नहीं होगी, इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस तो एंगेजमेंट लेटर में नहीं होंगी, नहीं होंगी। ये सारे काम तो ऑडिट का, ये तो भी ऑडिट का शुरू है। एंगेजमेंट लेटर कब साइन होता है? स्टार्ट में, ड्यूरिंग ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। स्टार्ट में तो भी तो मिस स्टेटमेंट, वीकनेसेस, अभी तो सही तरह काम भी शुरू नहीं किया। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अब हमें स्टैंडर्ड ये बता रहा है कि अगर आप चाहते हैं, वैसे तो आपकी मर्जी है, आपकी जजमेंट है, आप जो भी मुनासिब समझे टर्म्स एग्री कर लें। आपको जिस बात पे भी शक होना, ये सूल ध्यान में रखिएगा, केस स्टडी में आपसे पूछ सकता है कि बताओ ये चीजें एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड करोगे कि नहीं, ये चीजें इंक्लूड करोगे कि नहीं। स्टैंडर्ड ने गाइडेंस तो दी है, लेकिन गाइडेंस देने के बाद कहता है आपको जो भी चीज लगे ना अहम है इस ऑडिट में और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में इंक्लूड होनी चाहिए, कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मिनिमम चीजें हम बता देते हैं कि ये लाजमी एग्री करना, मिनिमम चीजें हम बता देते हैं कि ये लाजमी एग्री करना। इसके अलावा भी आपकी मर्जी है इंक्लूड करना चाहें तो। मिनिमम चीजें स्टैंडर्ड कह रहे हैं हम बता। अच्छा, तो वो क्या क्या, ये बड़ी तेज है ये धार। चलिए, ये किसी 1000 वाले की यहाँ लगी है। चले, अच्छा 1000 वाले की यहाँ लग गई है, हैं? और 8000 वालों की दुआएं नहीं लगी। चले, तो वो ये कहते हैं कि ये वाली वो चीजें हैं जो कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं आपने एग्री करनी है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज जरूरी समझते हो कि इंक्लूड होनी चाहिए
तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें स्टैंडर्ड कहता है कि इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए ये जो लिस्ट है ना, ये आप याद तो कर लेंगे, लेकिन पहले ना इस फर्क देख लीजिए, इन दोनों लिस्ट में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। ये वाली जो लिस्ट है ना, ये है रिक्वायर्ड वाली, एक मिनट कैमरा ऑफ कीजिए। तो इन दोनों लिस्ट में फर्क है। ये लिस्ट है रिक्वायर्ड, ये वो एलिमेंट है जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं दुनिया के हर क्लाइंट में, हर ऑडिट में, हर साल इंगेजमेंट लेटर जब साइन होने लगे, ये वाले कंटेंट्स इंगेजमेंट लेटर में लाजमी आएंगे। आप पूरी दुनिया में किसी भी ऑडिट क्लाइंट का एंगेजमेंट लेटर उठा के देख लें, उसमें आपको ये वाले कंटेंट्स लाजमी मिलेंगे। ये वो कंटेंट्स हैं जो ओवरऑल ऑडिट को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है। वैसे बेसिकली एंगेजमेंट लेटर का कंसेप्ट क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में। तो जिस तरह हर कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दर्ज की जाती हैं, जैसे आपने मर्केंटाइल लॉ में पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दोनों पार्टीज की, पार्टी ए ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी है, पार्टी बी ने क्या करनी है, लिखी होती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी एंगेजमेंट लेटर में दोनों पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ अहम टर्म्स चीजें डिसाइड होते हैं। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले कह रहे पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट बताया जाएगा। पर्पस क्या है ऑडिट का और इसका स्कोप क्या है। पर्पस से मुराद क्या ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है? स्टैट्यूटरी ऑडिट है कि किस मकसद के लिए ऑडिट करवा रहे हैं? क्या इस मकसद के लिए ऑडिट करवा रहे हैं कि ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है, या इस मकसद के लिए कि बैंक से लोन लेना और बैंक ने कहा ऑडिट करवा के लाओ? इसलिए पर्पस लिखना इसलिए जरूरी है कि पर्पस डिसाइड करता है स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा। स्कोप से मुराद ऑडिट में क्या क्या चीजें वेरीफाई करनी है। अगर पर्पस स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो स्कोप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ 4 और चीजें भी शामिल होंगी। वो तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होते हैं। अगर स्कोप स्टैट्यूटरी, अगर पर्पस स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो स्कोप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ 4 और चीजों के ऊपर भी ओपिनियन हमने देना होता है। याद है वो ज़कात वाली बात, बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, बाकी चीजों के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं। ये ध्यान में रखिएगा, वो जो 4 एडिशनल मैटर्स रिक्वायर्ड बाय लॉ वाले 4 आइटम्स आती है ना, वो सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट में आते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं है। पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट क्लियर हो गया? ये लिखना जरूरी है, बिल्कुल है। मकसद क्या है? हम भी प्रैक्टिकली ना हम भी अलर्ट हो जाते हैं, हम जो जूनियर टीम मेंबर वो भी खास तौर पे ये देखते हैं, क्योंकि अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट होना तो हमें पता होता है 120 दिन के अंदर अंदर खत्म करना लाजमी है। हम जरा थोड़ा अंडर प्रेशर। अगर नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट होना तो पता है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट की कोई डेडलाइन नहीं होती। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो हम भी बड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी टीम के लिए ये जानना जरूरी होता है। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या ये लिखा जाएगा? क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखा होना जरूरी है? अच्छा, ये होता क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? वो रूल जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। ये पहले लिखा होना, इधर ही लिखा होना जरूरी है, इसलिए कि हमने चैप्टर 1 में एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में जब 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिपोर्ट, उसमें एक एलिमेंट था सूटेबल क्राइटेरिया, जिसमें यह लिखा था कि क्राइटेरिया यानी फ्रेमवर्क, क्राइटेरिया यानी फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। अगर क्राइटेरिया या फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल सूटेबल नहीं है तो हम ऐसे क्लाइंट को ही एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे फिर हम क्लाइंट से लिखवा रहे हैं कि भाई इंगेजमेंट लेटर में लिख दो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, जिसके मुताबिक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के हमें देंगे, ताकि अगर उसमें कोई इख्तलाफ है ना तो अभी एग्री हो जाए। क्योंकि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इतना अहम है कि अगर वो सही ना सेलेक्ट किया हो क्लाइंट ने, हम ऑडिट को एक्सेप्ट नहीं करते। एलिमेंट्स में हमने पढ़ी था ये बात, एग्री करते हैं?
एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? वो फ्रेमवर्क, वो रूल जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। जैसे क्लाइंट कहे स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भिजवानी है और फ्रेमवर्क है कैश बेसिस, तो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है? नहीं है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए लिखवा, ताकि बाद में क्लाइंट ये ना कहे कि मैं तो कैश बेसिस के मुताबिक आपसे ऑडिट करवाना चाह रहा हूं। भाई बात समझ आई? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखवा देना जरूरी है। क्यों? ताकि हम कंफर्म कर लें हमारे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं। एक्सेप्टेबल है तो ऑडिट आगे चलेगा, वरना यहीं पे उसे कह देंगे नहीं। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाएंगी। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी जाएंगी? मैनेजमेंट की। ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्या होती है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। टू ऑब्टेन से एश्योरेंस वादा, ये किस चैप्टर 2 में पढ़े थे। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। बिल्कुल ठीक है। एक्सपेक्टेड, अच्छा ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट। ऑडिटर के ख्याल में ऑडिटर जो रिपोर्ट इशू करेगा अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड, उसमें दोनों नहीं इशू कर सकता। दोनों, शाबाश, दोनों वाला कौन है? शाबाश शाबाश शाबाश। दोनों टाइप की ओपिनियन। अच्छा दोनों टाइप की ओपिनियन ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा मैं समझा दोनों रिपोर्ट, एक ऑडिट की 2 रिपोर्ट थोड़ी ही होंगी, एक ही रिपोर्ट होगी। हाँ उस एक रिपोर्ट के अंदर 2 ओपिनियन हो सकते हैं। अच्छा नहीं हो सकते, ठीक है, कंसर्ट पक्का है, कंसर्ट पक्का। मैं क्या चेक कर लूँ फिर एक बार, तो सही कह। तो जो टाइप ऑफ, यानी अगर ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा, तो एंगेजमेंट लेटर में लिखते हैं वी एक्सपेक्ट टू इशू अनमोडिफाइड ओपिनियन, अनमोडिफाइड रिपोर्ट। और अगर ऑडिटर के ख्याल में किसी वजह से क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस हो सकता है, तो वो यहां पे लिख देगा कि क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस हो सकता है। भाई बात समझ आई? यहां पे मेरे फिर समझ आ गई बात। तो 2 सवाल हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, अभी तो ऑडिट शुरू ही नहीं हुआ, ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा? मुझे एग्जाम्पल दीजिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर, प्रीवियस ईयर के वर्किंग पेपर देख के। अगर ऑडिटर को पता चल गया कि इनका पिछले साल भी एक कोई डिस्प्यूट चल रहा था हमारे साथ ही, शाबाश मसला इस साल भी है। शाबाश। अगर ऑडिटर को पता चले पिछले साल कोई डिसएग्रीमेंट था ऑडिटर का और वो इस साल भी है, तो वो लिख सकता है कि वी एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड क्वालिफाइड ओपिनियन। हमारे 2 क्लाइंट थे, एक हमारा क्लाइंट था उसका कुछ अकाउंट, एक रिसीवेबल उसने बुक किया था जो कि हमारे मुताबिक कंटिंजेंट रिसीवेबल था, बुक नहीं होना चाहिए। आपको पता है जो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है ना, वो अगर प्रोबेबल हो उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन प्रोबेबल अगर कंटिंजेंट एसेट हो उसे रिकॉर्ड नहीं। क्लाइंट ने कंटिंजेंट एसेट को रिकॉर्ड कर लिया था पिछले साल, तो हमने उस साल क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस किया था। अगले साल फिर वो जब ऑडिटर अपॉइंट हुए ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिसीवेबल अभी भी आ रहा था, रिसीवेबल नहीं हुआ था अभी, और हमारे मुताबिक होना भी नहीं था कंटिंजेंट। क्लाइंट कहता था मैं 100% शोरूम मिल जाएगा, तो हमारे मुताबिक नहीं था। तो अगले साल भी हमें बैलेंस अपॉइंट किया, बैलेंस शीट में रिसीवेबल आ रहा था। क्या हमें अंदाजा नहीं हो गया कि इस साल भी यही डिस्प्यूट होगा जो पिछले साल झगड़ा चला था? तो हमने लिख दिया वी एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड क्वालिफाइड ओपिनियन। इस तरह हमारा एक और क्लाइंट था, उसका फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं था। फिक्स एसेट रजिस्टर में सारे फिक्स एसेट्स की डिटेल होती है क्लाइंट जो भी, तो फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं था। ये फिक्स एसेट रजिस्टर ना हम फिक्स एसेट को वेरीफाई नहीं कर पाते, ये स्कोप लिमिटेशन थी। क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, अगले साल फिर उसने पॉइंट किया। हमने कहा भाईजान फिक्स एसेट रजिस्टर बन गया है? उन्होंने कहा नहीं सर, हमने पिछले साल की एक्सरसाइज शुरू करवाई हुई है, अभी एक्सरसाइज इन प्रोसेस है, उम्मीद है ऑडिट खत्म होने से पहले फिक्स एसेट रजिस्टर बन जाएगा। हमने कहा जिस तरह तुम लोगों की स्पीड है, अगले 5 साल में भी फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने स्टार्ट में हमें लग रहा था क्वालिफाइड, इस तरह भी स्कोप लिमिटेशन की वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है। क्या लिख दिया हमने? वी एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड लेकिन याद रखें
इसके साथ हम क्लाइंट के एक और स्टेटमेंट ऐड करते हैं, क्या कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुई तो हमारा ओपिनियन भी चेंज हो सकता है। ये ओपिनियन पक्का नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। क्या है? एक्सपेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो हमने लिख दिया वी एक्सपेक्ट टू प्रोवाइड अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो अब क्लाइंट कहे अच्छा मैं जो मर्जी तबाही फेर दूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, आपने तो लिख दिया ना अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया ना, अब बाकी आप अनमोडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं है, हम साथ में स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हमारा ओपिनियन भी चेंज हो सकता है। इसी तरह अगर ईयर एंड से पहले क्लाइंट वाकई फिक्स एसेट रजिस्टर प्रिपेयर करके रख दे हमारे सामने, तो क्या लाजमी है कि हमने एंगेजमेंट लेटर में क्वालिफाइड ओपिनियन लिखा था तो अब ऑडिट रिपोर्ट में भी क्वालिफाइड ओपिनियन ही दे? नहीं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, वोट फॉर्मेट चेंज हो जाएगा वोट का। इसी तरह क्लाइंट अगर इस साल तौबा कर ले और रिसीवेबल को रिवर्स कर लेता, जो रिसीवेबल वाला क्लाइंट था, तो हाँ अनमोडिफाइड। तो जो कंसेप्ट क्या बना, एंगेजमेंट लेटर में जो हम एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट लिखते हैं, लाजमी नहीं ऑडिट रिपोर्ट ऐसे ही हो, सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से वो चेंज हो सकता है। ये हमारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हर ऑडिट रिपोर्ट में, हर एंगेजमेंट लेटर में रिक्वायर्ड है। अब वो है ये भी रिक्वायर्ड, ठीक है, लेकिन जब रेलिवेंट सर्कमस्टेंसेस हो तब असल में इसमें ना दो तरह के उसने मिक्स कर दिया। अगर आप रीजनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ओपन करें ना, वो आपको 3 तरह की लिस्ट देता है। एक लिस्ट वो जो हर ऑडिट में लाजमी आपने एंगेजमेंट लेटर एग्री करने हैं, वो पहली वाली लिस्ट है। दूसरी लिस्ट है वो वाले एलिमेंट्स जब सर्कमस्टेंसेस रेलिवेंट हो तब आपने लाजमी इंक्लूड करना है, वरना नहीं। और तीसरी कैटेगरी वो जो आपकी मर्जी है, चाहे इंक्लूड करे चाहे ना करे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर ये हमारा इनिशियल ऑडिट है, आपको पता है हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेशन भी करते हैं और उससे कुछ एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए वर्किंग पेपर भी मांग सकते हैं। तो प्रीडिसेसर ऑडिटर का कम्युनिकेशन करना लाजमी होती है कि नहीं? लाजमी होती है कि नहीं? अगर ये हमारा रिकरिंग ऑडिट है तो बताइए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर ये एलिमेंट अप्रोप्रिएट है इंक्लूड करना? नहीं करते। लेकिन अगर इनिशियल ऑडिट है तब लाजमी करते हैं, अगर लाजमी करते हैं तो फिर ये रिक्वायर्ड वाली लिस्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि हर केस में हर ऑडिट इनिशियल ऑडिट नहीं होगा, वो इनिशियल ऑडिट में लाजमी है, ठीक है। और इसी तरह एक केस है फीस और बेसिस ऑफ फी, कि क्लाइंट के साथ जो आप फीस एग्री करते हैं ना, लमसम फी एग्री करते हैं या अर्ली रेट में जो भी फीस एग्री की, क्या उसे एंगेजमेंट लेटर का हिस्सा होना चाहिए? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने कहा ये आपकी मर्जी है, चाहे तो इंक्लूड करें चाहे ना करें, क्योंकि आपको पता है कि कम से कम उतनी फीस तो मिलनी है जितनी पिछले ऑडिटर की फीस थी। अंडर कंडिंग का कंसेप्ट पढ़ा था ना, प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज नहीं होगी। तो चाहे तो आप फीस को लिख ले, चाहे ये ऑडिटर की ऑप्शन पे है। तो मेन कंसेप्ट आपने क्या बनाना है कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो कि हर एंगेजमेंट लेटर में आएंगे, कुछ मैटर ऐसे हैं जो एंगेजमेंट लेटर में तब आएंगे जब सर्कमस्टेंसेस रेलिवेंट होंगी, और कुछ वो होते हैं जो कि हमारी मर्जी है, चाहे इंक्लूड करें चाहे ना करें, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ ऐसा करते हैं, हम आई कैप के मुताबिक ही चलते हैं। आई कैप के मुताबिक क्या है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एंगेजमेंट लेटर में लाजमी आएंगे, और कुछ एलिमेंट वो हैं जो कि हालात के मुताबिक अगर आप समझे कि इंक्लूड करना चाहिए तो कर सकते हैं, वरना ना करें। और वो आपसे केस स्टडी में पूछ सकता है कि बताओ ये मैटर्स हैं एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड होने चाहिए कि नहीं। चले मैं आपसे पूछता हूं, क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन करवाई है और आपने हिसाब लगा लिया एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक्सपर्ट का जिक्र आपके एंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए कि नहीं, कि हम एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, उससे काम करवाएंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं है? होना चाहिए।
बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे मुनासिब है कि उसका जिक्र हम एंगेजमेंट लेटर में कर। अच्छा, अगर आपको लगे कि क्लाइंट की स्कोप ऑफ ऑडिट लिखा तो है लेकिन क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड कर रहा है स्कोप ऑफ ऑडिट को, क्या फिर स्कोप ऑफ ऑडिट को इलैबोरेट कर देना चाहिए? इलैबोरेट बिल्कुल कर देना चाहिए। तो अब ये अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली तो रिक्वायर्ड वाले ज्यादा अहम है लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अदर वाले ज्यादा अहम है। इस लिस्ट में से वो कोई ना कोई 3-4 एग्जांपल्स उठा के आपसे पूछेगा बताओ इस मैटर को एंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नहीं है मैटर्स वन इलैबोरेशन ऑन स्कोप। अगर आपको लगे क्लाइंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है, स्कोप ऑफ ऑडिट को इलैबोरेट कर देना चाहिए, बिल्कुल करता। अब वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सीएफओ कॉम्पिटेंट पर्सन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी काफी सालों से ऑडिट में हिस्सा ले रहे हैं और वो जानते हैं कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। बताइए इस सिचुएशन में क्या स्कोप ऑफ ऑडिट को इलैबोरेट करना जरूरी है एंगेजमेंट लेटर में? नहीं जरूरी। और अगर आपसे क्वेश्चन में कहे कि इस साल नया सीईओ आया है जिसे जो रिसेंटली क्वालिफाइड है और उसे ऑडिटर और उसके जॉब के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बताइए क्या आप स्कोप ऑफ ऑडिट को इलैबोरेट करना चाहिए? बिल्कुल अब कर देना चाहिए। फिर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल। अगर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार हो, आपको याद है हमने एक्सपेक्टेशन गैप में कैसे उसमें ये पढ़ा था, रिपोर्ट में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहे हैं, एंगेजमेंट लेटर में भी। अगर क्लाइंट एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार है, क्या हमें ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन और इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन एंगेजमेंट लेटर में लिख देनी चाहिए ताकि उस, और अगर वो एक्सपेक्टेशन गैप का शिकार नहीं है तब लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट क्या होती है ये याद है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होती है ये याद है? ये तो भी पढ़ा ही नहीं है, ऐसे ना करें हैं खुदा का। इसका मतलब है ऑडिट में भी आपने टिक्कू ऑडिट, इसे क्या कहा जाता है प्रैक्टिस में? टिक्कू ऑडिट। सब सीनियर पूछता है हाँ भाई ये काम किया है, एक्सपेंसेस की वाउचिंग कर ली है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर ली है, बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट चेक कर ली है और जिस बंदे को पैसे रिसीव उसका एक्नॉलेजमेंट चेक कर लिया है। यह है टिक्कू ऑडिट। चेक कुछ भी नहीं किया होता, सारे टिक्के लगे होते। रिवीजन कर ली है, चैप्टर पढ़ लिए हैं, वॉल्यूम 2 की प्रैक्टिस कर ली है, रिजल्ट भी आ गया हुआ है एक दफा, पेपर भी एक दफा दे दिया हुआ है, रिजल्ट भी आ गया हुआ है एक दफा। अरेंजमेंट प्लानिंग एंड, अच्छा ये अजीबोगरीब बात है, हम एंगेजमेंट लेटर में लिख देंगे प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट के बारे में। अजीब बात नहीं है? हमने तो पढ़ा था एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि हम जो काम करने जा रहे हों क्लाइंट को नहीं बताना। इस लाइन में कह रहा है कि आप क्लाइंट के साथ अपनी एंगेजमेंट लेटर के जरिए प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट शेयर करो। ये क्यों? ये जनरल है, ये स्पेशल नहीं है, ये ओवरऑल। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट से, अब देखिए प्लानिंग, सर हमारा प्लानिंग का काम तकरीबन 2 हफ्तों का होगा, वो हम ऑफिस में बैठ के करेंगे, इसलिए आपका जो ईयर एंड है ना 31 दिसंबर, उसके बाद 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ ईयर एंड पे हमारी टीम आएगी स्टॉक आउट करने के लिए, उसके बाद वापस चली जाएगी। फिर 2 हफ्ते प्लानिंग करेंगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देंगे 15 तारीख को, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर रिस्क असेसमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, 1 हफ्ता मजीद उसमें गुजर जाएगा। 22 जनवरी से हमारी टीम आएगी, 7 बंदे होंगे, ये इनके नाम है, खाना तैयार रखें उनका अलग रूम तैयार, यही मकसद होता है। अरेंजमेंट्स कर दें, अरेंजमेंट कर दें और अपने स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन दे दें कि 22 जनवरी से लेके 25 मार्च तक हमारी टीम स्टे करेगी, तो आपका स्टाफ उनके साथ कोऑपरेट करे। ये अब देखें, ये बेसिकली प्लानिंग और परफॉर्मेंस आप डिस्कस कर रहे हैं कि प्लानिंग कब कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कब होगी, कितने बंदों की टीम जाएगी, कंपोजिशन क्या होगी टीम की, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर या स्पेसिफिक मैटर डिस्कस नहीं कर रहे। और ये भी इसलिए ताकि ऑडिट अच्छे तरीके से अंजाम पाए। ठीक है, टीम को भी फैसिलिटेशन हो और ऑडिट जो क्लाइंट है
उसका स्टाफ भी अलर्ट रहे कि हाँ जी ये टाइम है, मैं अपने काम उससे पहले कंप्लीट कर लूँ या उसके बाद के लिए रख लूँ, इस अरसे में हमारा ज़्यादातर टाइम ऑडिटर के साथ गुजरेगा। क्लाइंट अपना रूटीन का काम भी कर रहा होता है लेकिन ऑडिटर को भी साथ साथ मेंटेन कर रहा था, वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। फी आर बेसिस ऑफ फी, अगर पिछले साल की कोई फीस डिस्प्यूटेड है या क्लाइंट ने कुछ पार्टली पेमेंट किया फिर तो फी लिख देना जरूरी है, लेकिन अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फी या बेसिस ऑफ फी ऑप्शनल है, चाहे इंक्लूड करे चाहे ना करे। एग्रीमेंट टू इन्फॉर्म सब्सिक्वेंट इवेंट, हाँ ये अहम कंसेप्ट है। एंगेजमेंट, आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सब्सिक्वेंट इवेंट इफेक्ट करते हैं, ये पता है। फिर आपको ये भी पता हो कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो तरह के होते हैं, शाबाश, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। अगर एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोज ना करें और नॉन एडजस्टिंग इवेंट को रिकॉर्ड ना करें तो ये मिस स्टेटमेंट होगी, मिस स्टेटमेंट होगी ना, मिस स्टेटमेंट होगी नहीं होगी। तो फिर मिस स्टेटमेंट क्या होगी? अगर एडजस्टिंग इवेंट को रिकॉर्ड ना किया जाए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को डिस्क्लोज ना किया जाए तो ये होगी मिस स्टेटमेंट। अच्छा बताइए ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट बताएगी ना ना ना, तो ऑडिटर क्या करने आया? ऑडिटर खुद देखेगा, ऑडिटर खुद देखेगा। ईयर एंड से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कौन देखेगा? ऑडिटर खुद देखेगा। इसको कहते हैं एक्टिव रिव्यू, एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऑडिटर की खुद की जिम्मेदारी है कि ईयर एंड से लेके रिपोर्ट की डेट तक के सब्सिक्वेंट इवेंट्स को ढूंढे, खुद ढूंढे। कौन ढूंढेगा? ऑडिटर। लेकिन अगर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आया है जो कि इफेक्ट कर रहा है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आया है जो कि फाइनेंशियल, वो कैसे पता चलेगा ऑडिटर को? मैनेजमेंट बताएगी। तो मैनेजमेंट को यहां पे हम ये जिम्मेदारी लगा रहे हैं कि भाईजान आपने सब्सिक्वेंट इवेंट बताया, लेकिन इसमें सबसे अहम चीज पता है क्या है? ये आज के लेक्चर में कंसेप्चुअली सबसे अहम पॉइंट है ये, बाकी तो सिर्फ याद करने वाला ना ये, कि कौन से वाले सब्सिक्वेंट इवेंट्स मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्यों बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट वाले क्यों नहीं? वो तो ऑडिटर खुद करेगा, वो ऑडिटर की एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पैसिव है, इसमें मैनेजमेंट बताएगी। ये बात समझ आया? या आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्यों लिखा हुआ है? घर बैठ के जब आप पढ़ रहे होगे तो ये तो नहीं पूछेंगे सर यहाँ पे गलती से आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लिखा हुआ है, इसे तो आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर द ईयर एंड डेट होना चाहिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट तो उसके बाद होते हैं ना, ऑडिट रिपोर्ट के बाद थोड़े ही होते हैं। घर जाके ये आपके ज़हन में बात आएगी, फिर ज़हन में क्या आना चाहिए? नहीं सर ने कहा था वो वाले इवेंट भी होते हैं लेकिन वो तो ऑडिटर खुद ढूंढ लेता है। ये कौन से वाले हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो ऑडिटर काम नहीं ना करता। ऑडिट तो अगर उसके बाद भी कोई सब्सिक्वेंट इवेंट और ऐसा आ सकता है, हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 में, वो कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट में। एक्सपेक्टेशन टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन एंड द इंफॉर्मेशन, क्या मैनेजमेंट ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ऑडिटर को? रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी है। ये रिटन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? क्या होता है? जो मैनेजमेंट लेटर होता है, जो मैनेजमेंट ऑडिटर को इन रिटन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एट द एंड ऑफ ऑडिट, एट द एंड ऑफ ऑडिट। तो अगर मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर प्रोवाइड ना करे, जिसका इफेक्ट क्या होता है? परवेसिव। तो विड्रॉ, तो हम यहाँ पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लगा रहे हैं, भाईजान एंड पे जाके हमें धमाका ना कर देना कि रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर नहीं देना। वो सारा हमने जो दूसरा काम किया होगा वो भी जाया हो जाएगा और हमें डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा। अभी एग्री कर लो, रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर दे। वही हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑडिटर कह रहा है मैनेजमेंट को, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या आप हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेंगे? कोशिश कर, बिल्कुल कोशिश कीजिए इंशाल्लाह। रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिकेशन और एग्रीमेंट, अगर ऑडिटर के साथ कोई और कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है
या कोई एग्रीमेंट, जैसे बाज़ औक़ात ऑडिटर के साथ ये भी एग्रीमेंट होता है कि सर स्टैट्यूटरी ऑडिट में होता है। आपने शायद कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि कंपनी का एक होता है पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट, और फिर 6 महीने के बाद रिव्यू, लिमिटेड रिव्यू भी होता है, रिव्यू भी होता है जिसमें लिमिटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में जो ऑडिटर ऑडिट करता है ना पूरे साल का, वही 6 महीनों का रिव्यू भी करता है। लेकिन स्टैंडर्ड हमें यह बताता है कि दोनों एंगेजमेंट्स डिफरेंट है, दोनों एंगेजमेंट्स, दोनों की टर्म्स अलग एग्री होंगी, दोनों का एग्रीमेंट अलग होगा। लेकिन आप एक एग्रीमेंट के अंदर दोनों एग्रीमेंट इकट्ठे कर सकते हैं। नहीं बात समझ आई? यानी जो भाई मैं ऑडिटर पॉइंट हुआ ना, मुझे पता है 1 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट भी मैंने करना है, 6 महीनों की रिव्यू भी मैंने करना है। मेरे पास ऑप्शन है, चाहे ऑडिट का एंगेजमेंट लेटर लैदा कर लूं, चाहे रिव्यू लैदा एग्रीमेंट कर लूं, या चाहे तो दोनों को इकट्ठा कर लूं। तो अगर मैंने इकट्ठा करना है तो यहां पे मैं लिख दूंगा, और नॉर्मली प्रैक्टिस में इकट्ठा किया जाता है स्टैट्यूटरी ऑडिट में। यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट की टर्म्स एंड कंडीशन भी उसी एंगेजमेंट लेटर में एग्री कर ली जाती हैं, और जो रिव्यू की टर्म्स होती है, तो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई और एग्रीमेंट इसके अंदर इंक्लूड करना है वो भी, और अगर एग्रीमेंट एंगेजमेंट कोई और नहीं है लेकिन इसी ऑडिट पे रिपोर्ट के अलावा कोई और मैटर भी कम्युनिकेट करने हैं, जैसे लेटर ऑफ वीकनेस, तो वो भी लिख दें। तो यहाँ पे हम मैनेजमेंट को, यहाँ पे आ कहते हैं मैनेजमेंट खुश हो जाओ तुम्हारे लिए बोनस है। मैनेजमेंट कहती है बोनस तो हम लोगों को देते हैं, आप हमें क्या बोनस देंगे? हमने कहा हम आपको बोनस ये देंगे कि एग्रीमेंट हमारा हुआ है ऑडिट करने का, असूली तौर पे हम ऑडिट रिपोर्ट आपको देने के पाबंद हैं, लेकिन बोनस के तौर पे आपको मैनेजमेंट लेटर भी देंगे। क्यों? इस ताकि इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस आपके सामने आ सकें और आप अपने सिस्टम को इंप्रूव कर सकें। भाई बोनस है कि नहीं मैनेजमेंट के लिए, फ्री में जो मिल रही है चीज। तो अगर ऑडिट के अलावा किसी और एंगेजमेंट का एग्रीमेंट है या ऑडिट रिपोर्ट के अलावा कोई और मैटर कम्युनिकेट करना है, उसका जिक्र भी कर दिया जाएगा। और फिर प्रीडिसेसर ऑडिटर की बात जो भी मैंने की है कि अगर हमारे ऑडिट के दौरान में हम प्रीडिसेसर ऑडिटर को एंगेज करना चाहते हैं, या कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करना चाहते हैं, या किसी एक्सपर्ट को एंगेज करना चाहते हैं, या इंटरनल ऑडिटर को एंगेज करना चाहते हैं, या क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर को एंगेज करना चाहते हैं, तो अपनी मर्जी से फौरन अचानक एंगेज कर लें कि मैनेजमेंट से इजाजत लेनी चाहिए। तो इजाजत कहाँ ले रहे हैं? ताकि एक ही दफा मैनेजमेंट हमें बता दे किस चीज बंदे की इजाजत है किसकी नहीं है। ये ना बाद में हम एक्सपर्ट अपॉइंट करने लगे, मैनेजमेंट कहे नहीं नहीं कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको नहीं देनी, हम नहीं आपको इजाजत देंगे एक्सपर्ट। हम कहेंगे भाई हमारे बस की बात नहीं है रीवैल्यूएशन को वेरीफाई करना, और जो एक्सपर्ट है जिसके बस की बात उसे आप अपॉइंट नहीं करने दे रहे, तो ऑडिट तो नहीं हो सकता। तो पहले जिक्र हो जाना चाहिए कि नहीं। इसके अलावा बाकी भी प्रोफेशनल्स, ये आप इनसे वाकिफ है प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है? कंपोनेंट ऑडिटर, ये बताया नहीं था। दूर दराज की ब्रांच का ऑडिट करना हो तो हम खुद जाने की बजाय लोकल ऑडिटर को कहते हैं वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट भेज दो, वो लोकल ऑडिटर होता है कंपोनेंट ऑडिटर। कंपोनेंट का मतलब है एक हिस्से का ऑडिट, पूरा ऑडिट हम कर रहे हैं पूरे क्लाइंट का, उसका क्लाइंट का एक हिस्सा एक ब्रांच, इसका ऑडिट जब किसी दूसरे से करवाए तो उसे क्या कहते हैं उस ऑडिट? एक्सपर्ट तो पता है, इंटरनल ऑडिटर भी पता है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी पता है। कौन होता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर? कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ा था। अपॉइंट एप्रोप्रिएट रिव्यूअर, वो ये है वो जो रिव्यूअर अपॉइंट करते हैं, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट। और फिर प्रोवाइडिंग वर्किंग पेपर्स टू थर्ड पार्टी, अगर वर्किंग पेपर किसी थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करने हैं तो एग्रीमेंट में लिखे होंगे तो हम प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है वर्किंग पेपर का ऑनर कौन होता है? ऑडिटर। तो अगर क्लाइंट ऑडिटर से ये कहे कि वर्किंग पेपर किसी और को दे दो, हम देने के बाद नहीं, लेकिन अगर क्लाइंट वर्किंग पेपर किसी और को दिलवाना चाहता है तो फिर एंगेजमेंट लेटर में एग्री होगा तो फिर हम देंगे, वरना हमारी मर्जी है, चाहे दें चाहे ना दें। लेकिन एंगेजमेंट लेटर में अगर क्लाइंट ने एग्री करवा लिया कि सर कल कला को अगर कोई ऑडिटर हम चेंज करते हैं तो आप वादा करें कि लास्ट ईयर के वर्किंग पेपर आप उस ऑडिटर के साथ शेयर करेंगे।
अगर एंगेजमेंट लेटर में लिख दिया ना, फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है कि हमने वर्किंग पेपर शेयर करना है, वरना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिस्क्रिशन है। चाहे तो वर्किंग पेपर शेयर करें, चाहे ना करें। ये केस स्टडी में भी उसने पूछा था कि क्लाइंट ने कहा भाई ऑडिट मेरा, इंफॉर्मेशन सारी मेरी, डाटा सारा मेरा, वर्किंग पेपर तुमने बनाया है, तो ये भी तो मेरे हैं, मुझे दो वर्किंग पेपर। तो क्या हम वर्किंग पेपर क्लाइंट को देते हैं? देने के पाबंद क्यों? डिसीजन, ये लीगल डिसीजन ये है कि वर्किंग पेपर का ओनर ऑडिटर होता है। क्लियर? ये थे हमारे कंटेंट्स। ये लेटर प्रिपेयर कौन करता है? ऑडिटर। इसमें साइन किसके होते हैं? दोनों के। ऑडिटर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजमेंट की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव। ये असाइनमेंट लाजमी करनी है आपने। खास तौर पे इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये जजमेंट वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन देके पूछ रहा है बताओ एंगेजमेंट लेटर में ये इंक्लूड करोगे कि नहीं। ये लाजमी करना है आपने, और बाकी भी करने हैं, बाकी भी लाजमी करने हैं। ईद के नहीं, ईद के दौरान, ईद से थोड़ा सा पहले कर लीजिएगा और ईद के बाद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।